चलिए शुरू करें। आज पढ़ेंगे रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनमें सबसे पहले नंबर पे बात हम करेंगे नाइट्रोजन की। जब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो आप बताइए कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम आयन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? लेकिन आपको ये समझना है कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में वो नाइट्रोजन का नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट कंपाउंड। वैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया तीनों की बात की जाती है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में है? नाइट्रेट की फॉर्म में है। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए मैक्सिमम रिक्वायर्ड मिनरल है। अगर आप ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा कौन से मिनरल की जरूरत है तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन एक ऐसा मिनरल है जिसकी जरूरत प्लांट को सबसे ज्यादा है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाँ या ना? और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें NH2 ग्रुप होता है और ये जो NH2 ग्रुप है ना उसको बिना नाइट्रोजन के नहीं बनाया जा सकता। तो NH2 का फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन और फिर उस NH2 से बनेंगे अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड से बनेंगे क्या? प्रोटीन्स। सही है बात या नहीं? अब आपको समझना है कि अगर प्रोटीन नाइट्रोजन बना रहा है तो जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें मैक्सिमम एंजाइम, विटामिन्स और हार्मोन्स ये भी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के। एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन्स ये ज्यादातर किसके बने हुए हैं? अब आप बताइए कि अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। सही है बात या नहीं? तो नाइट्रोजन से बनेगा अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप से बनेंगे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से बनेगा प्रोटीन्स और यही प्रोटीन आगे चलकर काम करेंगे एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, विटामिन्स का। सही है बात या नहीं? यस और नो? साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है ये जरूरी है न्यूक्लिक एसिड्स के सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या होते हैं? क्या होते हैं? और आपको यह समझना है कि जो नाइट्रोजन बेस है उसका सिंथेसिस करने के लिए आपको नाइट्रोजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो बोलो नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन बेस होंगे और नाइट्रोजन बेस होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, अदरवाइज न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेंगे। सही है बात या नहीं? और अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलाओगे आप? ठीक है बात या नहीं? तो आप बताइए कि नाइट्रोजन जरूरी है न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। साथ ही साथ आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी चाहिए। क्योंकि जब आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ते हो तो पढ़ते हो C55H72O5N4Mg। तो आप बताइए कि बिना नाइट्रोजन के आप क्लोरोफिल भी नहीं बना सकते। यस और नो? तो नाइट्रोजन होना जरूरी है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी। सही है बात या नहीं? बढ़े आगे। अब आप बताइए कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो किसकी फॉर्म में है? वेरी गुड। और ये जो हम बता रहे हैं बच्चे की वही प्रोटीन्स की बात करें कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो सारे जो प्रोटीन्स बच्चे अमाइनो एसिड से बन रहे हैं तो बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा और बिना प्रोटीन के एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स नहीं बनेंगे। सही है बात या नहीं? यस और नो? इसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड भी इससे बनेगा और क्लोरोफिल भी। अब आपको यह समझना है कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स आर केमिकल स्टिमुलेटर्स आर and required for the metabolism. Enzymes, vitamins, hormones are and required for metabolism. तो अगर आपको मेटाबॉलिज्म के लिए इन सब की जरूरत है तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए अगर प्रोटीन की जरूरत है तो नाइट्रोजन की भी जरूरत रहेगी।
हाँ या ना, यस और नो। तो आप बात दिमाग में डाल लीजिए कि प्लांट बॉडी में जो भी हिस्सा लिविंग है, पूरे लिविंग पार्ट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, हाँ या ना। और ज्यादा रिक्वायरमेंट इनकी वहां पर रहेगी जहां मेटाबॉलिज्म भी क्या हो रहा होगा। और ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स, जो कि कंटिन्यू सेल डिवीजन करते हैं। प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स जो कि कंटिन्यू क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। और कंटिन्यू सेल डिवीजन के लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए, और मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन। अरे इधर खिसक जाना, क्या वीआईपी है क्या। हाँ इधर हो। 3 बार वो तेरे को कह चुका कि भाई स्पेस दे दे मेरे को, अकड़ के बैठा है वहां। सीट सबके लिए, कोई अकेला थोड़ी है तू। ऐसा था घर से सोफा लेके आता अपना, तो फिर क्या हो गया बेटा, तू फिर सीट ही चेंज कर ले अपनी, या वो अपनी सीट बदल ले। नहीं बेटा, मेरे को पूरा बोर्ड भरना है, मेरे पास बोर्ड ही छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है आज। ठीक है, मुझे 14 एलिमेंट्स लिखने हैं और सबके काम लिखने हैं। अगर एक एक स्क्रीन पे लिखूंगा तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर आपको याद नहीं होगा। तो मुझे आपको याद भी करवाना है आज ही क्लास के अंदर, सारे मिनरल के फंक्शन भी पढ़ाने हैं, और लिखना भी इसी बोर्ड पे ही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो बोर्ड छोटा है तो आज बड़ा नहीं लिख पाऊंगा मैं, इसके लिए आपको सॉरी है। बड़े भी आगे। अब आप नाइट्रोजन को एनसीईआरटी से पढ़िए, जल्दी से, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, सारे एलिमेंट पढ़ने मेरे साथ आपने। आज क्लास से याद करके ही जाना है घर। है सब बताएंगे, चिंता मत कर तुम। चलें जी आगे। नाइट्रोजन के फंक्शंस याद रहेंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं, वो नंबर 2 पे कौन है। आप बताइए, प्लांट्स फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं H2PO4- या HPO4- की फॉर्म में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, कि H2PO4- या HPO4- की फॉर्म में, कि जो फास्फोरस है वो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में। और जब हम फॉस्फेट आयंस की बात करते हैं तो वो फॉस्फेट आयन H2PO4- भी हो सकता है, और HPO4- भी हो सकता है, समझ, -2 भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप बताइए कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस रिक्वायर्ड है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने के लिए। किसका बताइए। सेल मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड। कौन होता है। और इस फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन फास्फोरस ही करवाएगा। आप देखिए बच्चे, आपने अभी क्या सेल बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे ना, पेज नंबर 131 पर, 131 पर, तो सेल मेम्ब्रेन दिया गया है इसमें। और इसमें आपको याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन है, कौन है। तो इसमें देखो कि जो सेकंड लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, द मेजर लिपिड्स आर द फॉस्फोलिपिड्स दैट अरेंज इन ए लिपिड बाई लेयर। तो फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनती है, हमारे सिलेबस में है। एनसीईआरटी पेज नंबर 145 पे आएंगे आप सब, 145 पर, 145 पर आपको बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। तो पेज पे जो डायग्राम है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, उसमें आपके लेफ्ट साइड में ऊपर से तीसरे नंबर का डायग्राम, ऊपर शुगर है, फिर फैटी एसिड है, फिर उसके नीचे फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है, जिसके ब्रैकेट में लेसिथीन लिखा हुआ है। तो मतलब ये वो फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन को बनवाता है। तो ये पता होना चाहिए कि बिना फास्फोरस के नहीं बन सकता है कौन। हाँ, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करवाएगा। दूसरा आप बताइए कि जो फास्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर में
एक कंपाउंड है फॉस्फेट ग्रुप। मतलब जब हम नाइट्रोजन इस बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस बनाता है वो डीएनए आरएनए के लिए। तो आप बताइए डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं तीन, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज नाइट्रोजन और फॉस्फेट ग्रुप। सही है बात या नहीं, हाँ या ना? तो जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई तीनों प्रेजेंट हैं, तो उनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप भी है जो डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब बिना फॉस्फेट के न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएंगे, हाँ या ना? साथ ही साथ याद रखिए कि ऐसे कंपाउंड्स जो एनर्जी रिच होते हैं, तो फास्फोरस क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, बोलो, एनर्जी रिच कंपाउंड्स का। किसका? एनर्जी रिच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि एटीपी, जैसे कि एडीपी, जैसे कि एनएडीपी, जीटीपी, एफएडी। समझ रहे हैं? इन सब में क्या होता है? फॉस्फेट। और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है? और एटीपी तो बोलो तीन तीन फॉस्फेट लेके बैठा है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, हाँ या ना? तो इसका मतलब बिना फॉस्फेट के हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स का सिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं। सही है बात या नहीं? साथ ही साथ आपको बताना है कि जो फॉस्फोरस है कौन, ये काम करता है, बोलो बोलो, इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें फॉस्फेट ट्रांसफर होता है। याद करो, जब एटीपी बनाते हैं तो एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में करें तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, रेस्पिरेशन में करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सीधा केमिकल रिएक्शन में करें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी यूज करते हैं तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, तो यहां ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब था एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और उसमें होता क्या कि किसी से फॉस्फेट को निकालते हो और किसी में जोड़ते हो। तो जितनी भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होती हैं उनके लिए भी किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? फॉस्फेट की। यस और नो? साथ ही साथ आप बताइए कि प्रेजेंट इन सर्टेन प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इन, ये जो मैं लाइन बता रहा हूं ना आपको, इस पर क्या एम्स में एमसीक्यू आया था, एम्स में एमसीक्यू आया था कि जो फास्फोरस होता है वो सर्टेन प्रोटीन्स में पाया जाता है। और ये स्टेटमेंट गलत हो गई थी, मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे गलत करी थी, उसकी भी बात करेंगे हम। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा इस पे ख्याल करना है कि सर्टेन प्रोटीन वाला पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा जरूर, लेकिन सल्फर के साथ, अभी नहीं। किसके साथ? सल्फर के साथ समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। ठीक है बात या नहीं? क्योंकि सल्फर में लिखे हैं सर्टेन अमाइनो एसिड्स, सल्फर में लिखे हैं सर्टेन अमाइनो, सल्फर में लिखे हैं सर्टेन अमाइनो एसिड्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उनके बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन करूंगा तब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सल्फर। तो ये वाले पॉइंट को मार्क करके छोड़ रहा हूं कि इस पे दोबारा डिस्कशन करेंगे कब? जब हम सल्फर पढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बाकी सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, तो आप जल्दी से एनसीईआरटी से देखेंगे फॉस्फोरस को। हो गया? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? क्या है? पोटेशियम को पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। पोटेशियम को, आप बताइए कि भाई पोटेशियम को एक तो हमें पढ़ना है एनायन कटायन बैलेंस के लिए, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। कब? हाँ, गार्ड सेल्स के लिए। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए पढ़ा था हमने इसको, याद है या नहीं है? तो बताइए कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए पढ़ा था हमने किसको? कि जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर आते हैं ना, हाँ या ना, तो पानी भी साथ में अंदर आता है, और वाटर के अंदर आने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं।
हाँ या ना, और सेल टर्जिड हो जाती हैं। तो इसका मतलब जिन सेल्स में पोटेशियम क्या होता है, वहां पानी की रिक्वायरमेंट, तो पानी सेल में आएगा, जिससे सेल क्या रहेगी। तो आप बताइए कि टर्जिडिटी ऑफ सेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। तो आप बताइए रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी ऑफ सेल, तो सेल की टर्जिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया कौन। साथ ही साथ आप बताइए कि जो पोटेशियम होता है ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में। जैसे मैं आपको क्लियर करूं, घर पे खाना कौन बनाता है, मदर, हाँ या ना। लेकिन मदर जब खाना बनाती है तो खाना बनाती है, जैसे रोटी की बात करूं तो रोटी बनी किसकी है, बनाई किसने है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटी मम्मी हो गई, बनाई है, इंड्यूस किया उन्होंने रिएक्शन को। मैं यही कहना चाह रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट है। तो प्रोटीन बना किससे, नाइट्रोजन से। पोटेशियम प्रोटीन में नहीं है, लेकिन प्रोटीन बनवाता है, क्योंकि उसके लिए जो एंजाइम्स हैं उनका ये एक्टिवेटर है। इसका मतलब पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम कहां चलता है, बोलो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, कहां चलता है। तो आप बताइए पोटेशियम मैक्सिमम रिक्वायर्ड इन ग्रोइंग पार्ट्स, जैसे कि बोलो बर्ड्स, रूट एंड शूट टिप्स। मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होते हैं ना प्लांट के, रूट और शूट टिप का मतलब है रूट, एपिकल, मेरिस्टेम और शूट, वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, किसकी, पोटेशियम की। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। क्योंकि इनको करवाना होता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करवाना होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस जहां भी ज्यादा मेटाबॉलिज्म चलेगा, जो भी ग्रोइंग रीजन होगा जहां पर मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, जहां पर मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए बोलो ऐसे, ज्यादा जरूरत रहती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेशियम भी ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन पोटेशियम से ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो दोनों को कंपेयर करो तो ज्यादा कौन चाहिए। हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि एन, पी और के क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं, क्योंकि तीनों ही ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर तीनों में कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। पढ़ के देखो पोटेशियम को जल्दी से। हो गया है, यस और नो। बिल्कुल, ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस अभी तूने पढ़ा ही नहीं है, कब पढ़ेगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है ना, वहां पर एंजाइम्स पढ़ोगे तो तब एंजाइम पढ़ लो, तब मेरे पास आ जाना, मैं बता भी दूंगा। चलें भाई आगे, यस और नो। ठीक है, नंबर 4 पे कौन है, आप बताइए। प्लांट्स जो है वो कैल्शियम को कैल्शियम आयंस की फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं। एक तो आप बताइए कि जो कैल्शियम है वो सेल वॉल के लिए जरूरी है, क्योंकि सेल वॉल जो है बच्चे उसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, मिडल लैमेला। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उस मिडल लैमेला के अंदर प्रेजेंट होता है कौन। सही है बात या नहीं। तो आप बताइए कि मिडल लैमेला बिना कैल्शियम के नहीं बन सकता, तो कैल्शियम पैक्टेट वहां पर चाहिए, यस और नो। दूसरा आपको याद करना है कि जो कैल्शियम है वो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ सेल डिफरेंशिएशन के लिए भी। मैं आपको क्लियर कर दूं, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी हमेशा उसमें प्रेजेंट प्रोटीन्स की वजह से होती है। हम कहते बताते हैं कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं,
और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इन्हीं से ही परमेबिलिटी सेट होती है। लेकिन ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ लगेंगे, कैसे सेट होंगे, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स काम करता है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। अगर ये होता तो हम इस पर डिटेल करते, लेकिन अभी इस पर डिटेल हमें नहीं करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब ये जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं ना, परमेबिलिटी और डिफरेंशिएशन वाला, ये अकेले कैल्शियम का फंक्शन नहीं है, इसमें साथ में बोरॉन भी हेल्प करता है। लेकिन एनसीईआरटी ने बोरॉन के अंदर भी ये बात लिखी है, यहां भी लिखी है, और बोरॉन में तो साफ कर दिया उसने। 198 नंबर पेज है एनसीईआरटी का, अगर आप देखेंगे तो बोरॉन की सेकंड लाइन में ये साफ साफ लिखा है कि बोरॉन इज एसेंशियल और द रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम। मतलब जितने भी काम आप कैल्शियम के पढ़ते हो, बिना बोरॉन के आप पूरे नहीं करवा सकते, क्योंकि बोरॉन के बिना आप इसका अपटेक और यूटिलाइजेशन करवा ही नहीं सकते। तो अगर बोरॉन होगा तो कैल्शियम का अपटेक होगा, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होगा, कैल्शियम का अपटेक होगा, यूटिलाइजेशन होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है अकेले कैल्शियम के नहीं है, इसके साथ काम कौन करता है? और एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। हालांकि आप रिपीटर हैं, अगर आपने 12th क्लास अच्छे से करी तो उसका सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ या ना, ये एक ऐसा चैप्टर था बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आप पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे गिरा के पॉलन ट्यूब बनवाते हो। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए भी बताया जाता है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा नहीं कि आपने इस कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं सुना होगा, पहले सुना भी होगा, लेकिन हमें याद नहीं करना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है बात या नहीं? तो ये दोनों काम जो है वो ये किसके साथ मिलकर कर रहा है? ये बोरॉन के साथ मिलकर। कौन? कैल्शियम। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बच्चे ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करवाता है। स्पिंडल फाइबर्स का क्या करवाता है? क्या होता है कि जब सेल डिवीजन पढ़ते हो ना आप, पेज नंबर 165 खोलो आप, 165, आपने क्या सेल बायोलॉजी किया है अभी? तो उसमें क्या है, 165 नंबर पेज पर सेल डिवीजन के स्ट्रक्चर्स के डायग्राम दिए हुए हैं, प्रोफेज मेटाफेज के। तो उसमें क्या है कि सेल के अंदर ना अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कुछ फाइबरस स्ट्रक्चर दिख रही हैं ऐसे, जिन पर क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, हाँ या ना? इनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स से। किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के माइक्रो एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। पेज नंबर 136, 136 नंबर पेज है एनसीईआरटी का, नीचे नीचे हेडिंग है साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन में लिखा है सेकंड लाइन में माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ जोड़कर स्पिंडल फाइबर बनाए जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने में कैल्शियम और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हेल्पफुल होता है। कैल्शियम और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हेल्पफुल होता है, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है और आपने सेल डिवीजन अभी पढ़ा नहीं है। सही है बात या नहीं? तो जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी समझ में आएगा, हाँ या ना? तो अभी उस पर कोई बात हम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अभी आप बताइए कि जो कैल्शियम है वो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में, और आप बताइए कि अगर स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो सेल डिवीजन होगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो। इसीलिए कल मैंने कहा था कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में कैल्शियम को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो क्या बनवाता है? क्या बनवाता है? और अगर कैल्शियम नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर, तो सेल डिवीजन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। सही है बात या नहीं? और ये आपको याद करना है कि क्रोमोसोम की शेप भी मेंटेन करवाता है। क्या मेंटेन करवाता है? क्रोमोसोम की शेप भी मेंटेन करवाता है। कौन? कैल्शियम। क्या करवाता है? क्रोमोसोम की शेप को मेंटेन करवाता है। पेज नंबर 139 देखो आप एनसीईआरटी का, 139 नंबर पेज पर क्रोमोसोम की शेप के लिए 4 शेप है यहां पर नीचे नीचे। इनको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक शेप्स आपको याद करना है, जिनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये पढ़ना ही आपको सेल बायोलॉजी में है क्रोमोसोम के अंदर। लेकिन इनकी शेप बनवाने में हेल्प करता है कौन? कैल्शियम। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम की शेप के लिए कौन है?
कौन है? कैल्शियम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? साथ ही साथ आप याद रखिए कि जो कैल्शियम है वो एक्यूमुलेट होता है ओल्डर रीजन्स में। कहां पर? प्लांट के जितने भी पुराने पार्ट होते हैं वहां पर कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है। पूछो क्यों? कल ही पढ़ा था हमने, इमोबाइल एलिमेंट है ये। कैसा एलिमेंट है? बताइए। जो मोबाइल होते हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम दिखते हैं ओल्डर पार्ट में, क्योंकि वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, कौन? उनके डेफिशिएंसी सिम्टम सिम्टम कहां दिखते हैं? कहां दिखते हैं? हाँ, तो इसलिए वहां से वो मूव नहीं करते हैं। इसलिए मोबाइल जो होते हैं वो मूव करते हैं और इमोबाइल मूव। और कैल्शियम एक इमोबाइल एलिमेंट है, इसलिए एक्युमुलेट होता है ये ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। हाँ या ना? दूसरी बात, आपको ये समझना है कि भाई जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसी ना किसी तरीके से मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व तो है ही। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ द, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द। देखिए, जब हम सेल की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, सेल की, तो उसमें काम करते हैं एंजाइम्स। कौन? और आप बताइए कि जो मिनरल्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से एंजाइम से रिलेट करेंगे। या तो एंजाइम को बनवाएंगे या एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। हाँ या ना? तो बताइए, कैल्शियम भी मेटाबॉलिज्म के वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसका मतलब ये भी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पढ़ के देखो आप कैल्शियम को एनसीईआरटी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो आगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बताइए? मैग्नीशियम एक न्यूट्रिएंट है और इसका काम है, बोलो, क्लोरोफिल सिंथेसिस। जिसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं C55H72O5N4Mg। सही है बात या नहीं? जब हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करते हैं तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हमें याद रखना है कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए, क्योंकि आप बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर एलिमेंट हो गया ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट जो है मेन वो क्लोरोफिल है। उसका सिंथेसिस बिना मैग्नीशियम के हो नहीं सकता। दूसरा आपको याद करना है कि जो मैग्नीशियम है, कौन? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी एसेंशियल है। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो सेल ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व रहता है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि सेल का ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, तो आपका आंसर होगा कि राइबोसोम्स। राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आप बताइए कि जो राइबोसोम है, बोलो, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपको राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है, किसकी, उसके अंदर आपको दो सब यूनिट पढ़नी है। बोलो, एक तो पढ़नी है आपको लार्ज सब यूनिट और एक पढ़नी है आपको स्मॉल सब यूनिट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक तो क्या पढ़ोगे? लार्ज सब यूनिट, और एक क्या पढ़ोगे? और दोनों ही सब यूनिट्स को जोड़ने वाले एलिमेंट का नाम मैग्नीशियम है। तो आप बताइए कि बिना मैग्नीशियम के राइबोसोम बनेगा ही नहीं। और पूरा राइबोसोम बनाने के लिए जरूरी होता है, पेज नंबर 136 पे डायग्राम के साथ है राइबोसोम, देखो आप। और राइबोसोम की दोनों 136 नंबर पेज पे आप देखोगे तो राइबोसोम्स की सब यूनिट्स हैं, एक सब यूनिट छोटी और एक बड़ी, लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने डायग्राम में। और फिर इन दोनों को जोड़कर एक राइबोसोम बन रहा है।
और आप बताइए इस एक राइबोसोम का सिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है? तो आप बताइए कि अगर मैग्नीशियम आयन होगा तो राइबोसोम्स बनेंगे और नहीं होगा तो राइबोसोम्स नहीं बनेंगे, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, बोलो मैग्नीशियम, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये भी ग्रोइंग पार्ट्स में सबसे ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होगा नाइट्रोजन से, उनको करवाने वाले एंजाइम एक्टिवेट करेगा पोटेशियम, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेस बनाएगा राइबोसोम, मैग्नीशियम आयन। सही है बात या नहीं? साथ ही साथ बताइए कि जो मैग्नीशियम है वो डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी इन्वॉल्व होता है। पहले तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझो। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि अगर आप डीएनए से बना रहे हैं डीएनए को तो इसे कहते हैं डीएनए का, और अगर डीएनए से बन रहा है आरएनए तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब आपको आरएनए से आरएनए नहीं पढ़ना, बोलो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से आरएनए नहीं बनता। ठीक है बात या नहीं? तो बोलो डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, और दोनों ही पॉलीमरेज एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम आयन। कौन? तो मैग्नीशियम आयन इज एन एक्टिवेटर फॉर द डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए। तो आप बताइए कि बिना डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए रेप्लिकेशन और बिना पॉलीमरेज के आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसीलिए हम बताते हैं कि इन्वॉल्व है किसमें। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पढ़ के देखिए आप एनसीईआरटी से इसको भी जल्दी से। ट्रांसलेशन बच्चे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसमें पोटेशियम काम करेगा। चले आगे, नेक्स्ट एलिमेंट बताओ कौन सा है? सल्फर ना? चलो सल्फर के बारे में बात करते हैं अभी। सल्फर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सल्फेट आयन की फॉर्म में SO4-2। सल्फर की बात करो तो बोलो सल्फर एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने बार बार आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ी है, और आयरन सल्फर प्रोटीन बिना सल्फर के तो बन नहीं पाएगी, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस में किसमें बार बार एफ ई एस प्रोटीन बोलते हैं हम। तो एफ प्रोटीन बिना सल्फर के तो बन, सही है बात या नहीं? दूसरा आप बताइए कि प्लांट्स में जो ऑयल होता है उसमें भी सल्फर इन्वॉल्व रहता है। ऑयल सिंथेसिस, जैसे कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड का, ग्राउंडनट का, सनफ्लावर का, आलमंड का, इनमें ऑयल प्रेजेंट है, लिक्विड फैट्स। और लिक्विड फैट्स के सिंथेसिस के लिए जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है कौन? सल्फर। तो अगर पूछा जाए कि प्लांट्स में ऑयल सिंथेसिस में कौन सा मिनरल इन्वॉल्व है तो आपका आंसर होगा सल्फर। साथ ही सल्फर है वो प्रेजेंट है इन सर्टेन अमाइनो एसिड्स में, कुछ सर्टेन अमाइनो एसिड्स जिनमें कौन प्रेजेंट है? सर्टेन अमाइनो एसिड में एनसीईआरटी जो एग्जांपल लिख के दे रही है वो एक तो लिख के दे रही है सिस्टीन, और एक एग्जांपल लिख के दे रही है मीथियोनीन। सही है बात या नहीं? तो सिस्टीन और मीथियोनीन अमाइनो एसिड है जिनमें कौन प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है? साथ ही साथ बताइए कि जो सल्फर है वो मिल जाता है इन सर्टेन विटामिन्स, सर्टेन। अब बात आती है कि सर्टेन विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स? तो बताइए को एंजाइम ए, थायमीन,
और बायोटीन, ये ऐसे विटामिन्स हैं जिनके अंदर कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, जैसे कि को एंजाइम ए, थियामीन और बायोटीन में भी कौन रहता है, कौन रहता है, तो सल्फर फाउंड होता है सर्टेन अमाइनो एसिड्स में, जैसे कि, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, और सर्टेन प्रोटीन्स में कौन मिलता है, फास्फोरस, सर्टेन प्रोटीन्स में, सर्टेन प्रोटीन्स में और सर्टेन अमाइनो एसिड्स में। इसको क्लियर करता हूं मैं आपको, मैंने कहा था आपको मैं ये बात भी आपको क्लियर करके जाऊंगा बढ़िया से, तो अभी इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। आप बताइए कि हमारे पास है प्रोटीन्स, सही है, इन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं अमाइनो एसिड्स, कौन, आप बताइए कि जब हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो आप बताइए कि अमाइनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, तो बताइए कि नाइट्रोजन सभी अमाइनो एसिड्स में मिलेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करने के लिए आपको अमाइनो ग्रुप चाहिए और अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन, हाँ या ना, तो नाइट्रोजन तो बोलो सभी अमाइनो एसिड्स में होता है, नाइट्रोजन तो, नाइट्रोजन तो बोलो नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल, नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल अमाइनो एसिड्स, सही है बात या नहीं। लेकिन जब बात आती है किसकी, सल्फर की, तो बताओ कि इन सर्टेन अमाइनो एसिड्स, तो बताइए कि नाइट्रोजन फाउंड इन प्रोटीन्स बिकॉज नाइट्रोजन फॉर्म अमाइनो एसिड्स, तो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड बनाता है, इसलिए अमाइनो एसिड बनाता है तो प्रोटीन में मिलेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। बोलो सल्फर इज ऑल्सो फाउंड इन सम अमाइनो एसिड्स, सो इट इज फाउंड इन प्रोटीन्स, सर्टेन प्रोटीन्स नहीं, प्रोटीन्स, सल्फर सर्टेन अमाइनो एसिड्स में होता है इसलिए प्रोटीन में मिलता है, सही है बात या नहीं। अब जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स हमें दो टाइप की याद करनी होती हैं, एक प्रोटीन बतानी है आपको सिंपल प्रोटीन, बताइए सिंपल प्रोटीन ओनली प्योर प्रोटीन होते हैं, प्योर प्रोटीन होते हैं, और एक प्रोटीन आपको याद करने हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, क्या होता है, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब सोचो अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट फास्फोरस वाला हुआ तो, नॉन प्रोटीन पार्ट अगर, तो हम यहां पर एग्जांपल पढ़ सकते हैं फॉस्फोप्रोटीन, तो बताइए फॉस्फोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन्स जिनमें प्रोटीन के साथ फास्फोरस वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। आप बताइए कि फास्फोरस किसी भी अमाइनो एसिड में नहीं पाया जाता। देखो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने अमाइनो एसिड चाहिए, कितने चाहिए, क्या इन 20 में नाइट्रोजन है, इसलिए प्रोटीन में भी है, क्या इनमें से किसी में सल्फर है, इसीलिए प्रोटीन में भी है, लेकिन क्या इन 20 अमाइनो एसिड में फास्फोरस है, लेकिन फिर भी प्रोटीन में मिल जाता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन सिंपल नहीं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है। तो आप बताइए फास्फोरस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में मिल जाता है लेकिन किसी अमाइनो एसिड का पार्ट नहीं होता, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि फास्फोरस फाउंड इन सर्टेन, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, और अमाइनो एसिड सर्टेन के लिए सल्फर, और सारे अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन, सर्टेन अमाइनो में और सर्टेन प्रोटीन्स में। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना, नहीं ऐसा नहीं है, सारे के लिए तो कभी सही नहीं आएगा ये, सिस्टीन या मीथियोनिन या सिस्टाइन होगा उनमें। भाई तो फोन अंदर रख, है ना, अब फोन चलाने तो बाहर चल, चले भी आगे, बात समझ में
तो सर्टेन अमाइनो एसिड में हाँ, और सर्टेन प्रोटीन्स में फास्फोरस, इस बात का ध्यान रखिएगा। पढ़ के देखिए सल्फर को जल्दी से। हाँ बेटा। और सुना, क्या हाल है? मस्त रहे फिर। जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में बात भी करेंगे। नहीं, पहले डिसाइड नहीं, एक्सपेरिमेंट किए थे ना उन्होंने। वेट कर, वहां तक पहुंचेगा तो ये डाउट भी क्लियर होगा तेरा, ठीक है। पढ़ लिया? नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। देखो, सारे के सारे मैक्रो हो गए मिनरल्स में। 9 थे पढ़े हमने, जिनमें से 3 नॉन मिनरल थे, CHO। लेकिन NPK, सल्फर, मैग्नीशियम को हमने मैक्रो में पढ़ा था। तो आप बताओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर कैसे हो गए? मैक्रो हो गए। अब सारे क्या पढ़ने हैं? बोलो, मैक्रो अमाउंट में ज्यादा चाहिए, मेटाबॉलिज्म में फंक्शन भी ज्यादा करते हैं, इसलिए इनके काम भी ज्यादा लिखे हैं। माइक्रो के बारे में फंक्शंस एनसीईआरटी ने एक एक दो दो फंक्शन ही लिखे हैं बस, क्योंकि है ही कम उनके फंक्शन। क्योंकि जो अमाउंट में कम है तो वो इन्वॉल्व भी कम होगा, तो उनका काम भी। इसलिए एनसीईआरटी ने मैक्रो में तो मल्टीपल फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन माइक्रो में एक एक दो दो बस, ज्यादा नहीं। जिसमें नंबर 7 पे सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? बताइए। प्लांट्स आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं Fe+3 की फॉर्म में, हाँ या ना? किसकी फॉर्म में? तो आयरन एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, सही है बात या नहीं? आप बताइए, आयरन इन्वॉल्व इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बोलो, इन फोटोसिंथेसिस। भाई साइटोक्रोम्स की बात कर लो सीधा ही आप तो। आप बताओ कि ETS जो है वो किस में प्रेजेंट है? एक तो आयरन सल्फर प्रोटीन में, ब्लू से नहीं दिख रहा। एक तो जो आयरन है ना, आयरन, ये काम किसमें कर रहा है? क्योंकि ETS में ये प्रेजेंट है किसमें? आयरन सल्फर प्रोटीन में, किसमें? और साथ ही साथ आप बताइए, बोलो, कोर मेटल ऑफ साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम होते ना, साइट, तो साइटोक्रोम की कोर मेटल किसको रखा जाता है? आपने जब ETS पढ़ा था ना, ETS, वो फोटोसिंथेसिस का पढ़ा तो आपने साइटोक्रोम B6 और F की बात करी। रेस्पिरेशन का पढ़ा तो थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, फोर्थ में साइटोक्रोम A और A3, और दोनों थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम C पढ़ा था हमने। तो सभी साइटोक्रोम्स का कोर मेटल कौन है? क्योंकि आयरन दो फॉर्म रखता है, ऑक्सीडाइज्ड भी। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो Fe+2, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि इसकी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म होती हैं, इसीलिए ये ETS में इन्वॉल्व हो पाता है, हाँ या ना? साथ ही साथ बताइए, एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। मैं आपको बताऊं एक बात कि भाई, जैसे हम क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला पढ़ते हैं C55H72O5N4 Mg, किसके बारे में? C55H72O5N4। लेकिन इसमें कहीं पर भी आयरन नहीं है। लेकिन जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे हम बताते हैं कि भाई सक्सिनाइल को एंजाइम A+ग्लाइसिन जुड़कर बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? और प्रोटोक्लोरोफिल पर जब लाइट गिरती है ना, लाइट, तो क्लोरोफिल बन जाता है। क्या बन जाता है?
तो बताइए दिस रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय आयरन, ये पढ़ाया था मैंने आपको। और फोटोसिंथेसिस पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये पेज नंबर खुलवा के बताया भी था कि आयरन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं होता है, आयरन, लेकिन फिर भी आयरन क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। आयरन क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो आप बताइए कि आयरन के बिना क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं हो सकता, हाँ या ना? पढ़ के देखो एनसीईआरटी से जल्दी। हो गया? नेक्स्ट एलिमेंट देखो, हाँ आयरन कैटालेज एंजाइम में भी होता है। क्या हो गया? क्या लिखा है? अरे बताया हुआ याद तो तब रहे ना जब पढ़े। हाँ, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में दो पार्ट पढ़े थे, हेड और टेल। दुनियादारी से ध्यान हटेगा तो पढ़ाई पे ध्यान आएगा। इसमें हेड को पोरफायरिन स्ट्रक्चर बोला था हमने, अगर आपको याद हो तो। और पोरफायरिन के अंदर हमने कहा था कि भाई 4 टेट्रा पायरोल होती हैं, याद है आपको ऐसे? तो एक पायरोल पड़ी थी, फिर दूसरी पायरोल, फिर तीसरी पायरोल पड़ी थी, और एक चौथी पड़ी थी ना। और चारों पायरोल्स को हमने कहा था जुड़ी हुई होती हैं। और इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके कोर मेटल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ऐसे बनाई थी नहीं बनाई थी स्ट्रक्चर, हेड और टेल जब पढ़ाया था मैंने, याद है? हालांकि मैंने कहा था क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता के गया था ताकि आपको मैग्नीशियम पढ़ते टाइम को दिक्कत ना आए। यहां आपको बताना है कि जो आयरन है ना, आयरन, वो कैटालेज एंजाइम में भी प्रेजेंट होता है। कहां पर? कैटालेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है। तो बताओ, इन कैटालेज एंजाइम ऑल्सो प्रेजेंट कौन? यहां पर ना एनसीईआरटी पेज नंबर 159 देख लो आप, 159, 159 पे को फैक्टर में ना सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जिसको लिखा गया है बच्चे क्या, को एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, सेकंड पैराग्राफ। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जांपल दिया है उन्होंने कैटालेज एंजाइम का हीम ग्रुप, कैटालेज एंजाइम का हीम ग्रुप दिया हुआ, देखो एंजाइम एग्जांपल में कैटालेज और पेरोक्सीडेज लिखा है कि हीम ग्रुप इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। और बताइए, हीम शब्द आता ही आयरन के लिए है, तो ये दोनों जगह पे है। या तो फ्यूचर में लिख सकते हैं कि भाई विच वन पार्ट ऑफ द कैटालेज या पेरोक्सीडेज, तो ऑप्शन में या तो हीम आएगा या आयरन आएगा, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हीम हम आयरन वाले ग्रुप को ही बोलते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में भी कोर मेटल आयरन है, इसलिए उसको हीम शब्द दिया है हमने, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होती है और साथ में हीम ग्रुप आयरन के लिए आ गया, तो हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया? हीमोग्लोबिन। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। चलें आगे, चलो। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं नंबर 8 पे, उसका नाम क्या है? बोलो। Mn+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका काम है, बोलो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या, वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। हमने कहा था कि क्लोरोफिल पर जितनी भी लाइट गिरती है, क्या गिरती है, उस लाइट के गिरने से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कौन करता है? कौन? वाटर। सही है बात या नहीं? और वाटर जब उनको क्या कर रहा है, बैलेंस, तो वाटर को तोड़ना भी तो पड़ेगा। और वाटर को तोड़ने में काम करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी, जिसके दो मिनरल पार्ट होते हैं, Mn+2 और Cl-। सही है। दूसरा आपको याद करना है कि ये इन्वॉल्व रहता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पायरेशन में, एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में।
अब फोटोसिंथेसिस में तो हमने पढ़ ही लिया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। रेस्पिरेशन में जब क्रैब साइकिल पढ़ते हैं ना, क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल में जब शुरू किया क्रैब साइकिल को, तो सिट्रिक एसिड, फिर सिसैकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड, और फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो आप बताइए कि जब ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड होता है 6 कार्बन का। तो 6 से जब 5 कार्बन का कंपाउंड बनाते हो तो CO2 निकालते हो, और जब CO2 निकालते हो तो एंजाइम काम करता है डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा? और उस डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेटर होता है Mn+2। कौन होता है? तो Mn+2 जो है वो यहां काम करता है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी आपने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कल वाले लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल ही तो पढ़ेंगे, हाँ या ना? चलिए पढ़ के देखिए मॉल इसको, मैग्नीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। 9 नंबर पे बात करेंगे हम Zn की। इसे Zn+2 की फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। जिंक का एक काम तो याद करो, बोलो, ऑक्सीजन सिंथेसिस करवाता है। ये क्या करवाता है? आप याद करिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े थे ना हमने, उनमें एक रेगुलेटर पढ़ा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पढ़े थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, है ना? और साथ ही साथ हमने कहा था कि भाई नई लीव्स को गिरने नहीं देता, पार्थेनोकार्पी, जाइलम डिफरेंशिएशन, और सिलेक्टिव वीड कंट्रोल। अब इन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में से जो मेन मेन है, जैसे कि एपिकल डोमिनेंस, जैसे कि रूट इनिशिएशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच वन एलिमेंट इज हेल्पफुल फॉर एपिकल डोमिनेंस, और ऑप्शन में है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक। अब बच्चा क्या दिमाग में लगा के बैठा, यार एपिकल डोमिनेंस तो ऑक्सीजन का काम था, और क्वेश्चन में एलिमेंट पूछ लिया, तो बात तो सेम ही हुई ना। क्योंकि अगर ऑक्सीजन बनेगा, क्या होगा? क्या बनेगा? सही है ना? तो ऑक्सीजन बनेगा तो किसकी वजह से बनेगा? अगर जिंक है ही नहीं तो ऑक्सीजन भी, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बिल्कुल। ये लास्ट वाले बच्चे इधर निकल गया हो आप, सब ले आओ जो भी है आपके पास। इधर हो जब, यहाँ बताओ इसको, बैठ के, कोई नहीं। कितने दिनों बाद आई हैं क्लास में आप? परसों ही आई थी? पहले कहाँ थे? घर पे थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कोटा से ही? गंगा बहती है ना, गंगा जहां से, लोग वहां पाप धोने जाते हैं, पता है आपको? हाँ या ना? और जो लोकल वहीं के लोग हैं, अगर वही पाप करने लग जाए तो कैसे काम चलेगा? नहीं समझ रहे मेरी बात? और कोटा में लोग बाहर से आते हैं ये जान के कि यार यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और जो लोकल कोटा के लोग हैं वो इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे आप? चलिए आगे बढ़े। भाई शहर कोटा जाना किस लिए होता है? एजुकेशन के लिए। और अगर उसका फायदा यहाँ के लोकल, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो फिर तो बेवकूफी होगी ना एक तरीके की, या नहीं? बिल्कुल। तो पढ़ाई पर फोकस करिए बच्चे आप। मैंने तो सीधा ऑप्शन दिया आप सबको कि क्लास में वही बैठे जिसको पढ़ना है, वरना कैमरा लगा हुआ है ऑनलाइन, घर पे बैठो पढ़ोगे तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मेरे को कौन सा दिख रहे हो आप कैमरा में? मैं आपको दिख रहा हूं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन अगर ऑफलाइन में सामने बैठ गए तो फिर आंखों से देखा हुआ जहर नहीं निकला जाता। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं बात आपको। तो जिंक जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन सिंथेसिस। और साथ ही साथ आपको याद करना है कि भाई जो जिंक है वो एक्टिवेटर है फॉर
कार्बोक्सिलेज एंजाइम या कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब होता है CO2 का जुड़ना। अब अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में कि भाई कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, किसके लिए, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी के लिए क्या, तो फिर आंसर क्या होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए रुबिस्को या पेप्केज का, देखो जब C3 साइकिल शुरू करते हो ना, तो रुबिस्को का काम है CO2 को जोड़ना, और पेप्केज का काम है C4 में CO2 को जोड़ना। पीईपी में CO2 जोड़ता है पेप्केज, और RUBP में CO2 जोड़ता है RUBP, मतलब कार्बो रुबिस्को। सही है बात या नहीं। अब दोनों ही कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी कर रहे हैं। अब बच्चे को पूछा गया कि विच वन एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द रुबिस्को और द पेप्केज, तो बच्चों को याद आया रुबिस्को और पेप्केज तो करते हैं कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी तो जिंक करवाता है, आंसर क्या कर आया। लेकिन पेप्केज और रुबिस्को का एक्टिवेटर मैग्नीशियम है। उनके अलावा अगर कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी पर क्वेश्चन आता है तो हम आंसर क्या करेंगे, जिंक की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कौन करवाता है। लेकिन अगर पेप्केज आया, रुबिस्को आया, तो आंसर क्या करना है, क्या आंसर करना है, मैग्नीशियम। पढ़ के देखो जिंक को। जिंक के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या नाम है, कॉपर। Cu+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बोलो ETS के लिए बहुत जरूरी है। सही है, क्यों, क्योंकि जब बात करोगे आप फोटोसिंथेसिस की, किसकी, तो बताइए फोटोसिंथेसिस में आपने प्लास्टोसाइनिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो प्लास्टोसाइनिन की कोर मेटल कॉपर है। जैसे आप PS2 से फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ले जाते हो, और उसके बाद एक छोटा प्रोटीन बनाते हो प्लास्टोसाइनिन, जहां से इलेक्ट्रॉन PS1 की तरफ जाते हैं। वो प्लास्टोसाइनिन बोलो कॉपर कंटेनिंग होता है। कैसा होता है, तो फोटोसिंथेसिस के ETS में कॉपर काम करता है। और ऐसे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, किसकी बात करें, तो रेस्पिरेशन में बोलो फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ETS का फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है बोलो साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। बिल्कुल। अकीब नाम का बच्चा है ऑनलाइन, वो कह रहा है कि सर लिटिल लीफ डिजीज भी जिंक से होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं ना। लिटिल लीफ डिजीज का मतलब है लीफ का साइज क्या रह जाना। और आप याद करो कि जो लीफ होती है ना यंग, उनको गिरने से रोकता कौन है, ऑक्सिन। तो इसका मतलब यंग लीफ में ग्रोथ करवाकर उसको बड़ा करवाएगा। और अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सिन नहीं है, ऑक्सिन नहीं है तो जो छोटी लीफ है वो बड़ी नहीं होगी और छोटी ही गिर जाएगी। इसलिए उसको लिटिल लीफ बोला गया है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो, अच्छे से। और बताइए कि जो कॉपर है वो रेस्पिरेशन के फोर्थ कॉम्प्लेक्स में भी काम आएगा या नहीं। बिल्कुल, बोलो 2 कॉपर सेंटर होते हैं ना साइटोक्रोम A और A3 के साथ, यस और नो। इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलेंगे, इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलेंगे, तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो कॉपर है इसमें भी 2 फॉर्म है, बोलो ऑक्सीडाइज्ड भी और रिड्यूस्ड भी। सही है बात या नहीं, तो दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्रेजेंट है और रिड्यूस्ड फॉर्म भी प्रेजेंट है। और एनसीईआरटी ने कॉपर के बारे में लिखा है कि रिक्वायर फॉर, क्या लिखा है, रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। पूछो कैसे। आप ये सोचो कि जो कॉपर है वो रेस्पिरेशन के फोर्थ कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। कौन से कॉम्प्लेक्स का, जब ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो उससे ETS चलेगा। और ETS क्या होगा कि NaDH2 और FaDH2 जो है उसके हाइड्रोजन ETS में आएंगे। तो NaDH2 से NAD+ और FaDH2 से FAD+ बनेगा। और ये NAD+ और FAD+ जाकर क्रैब साइकिल चलाएंगे। तो हमने कहा था ETS से क्रैब साइकिल और क्रैब साइकिल से ETS दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, हाँ या ना।
बोलो अगर फोर्थ कॉम्प्लेक्स सही से काम करेगा तो ईटीएस चल रहा है, ईटीएस चल रहा है तो क्रैब साइकिल भी, और अगर क्रैब साइकिल चल रहा है तो बोलो क्रैब साइकिल के इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन स्केलेटन, जैसे कि सिट्रिक एसिड के बाद से सेकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो, सब बनेंगे। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड सेल के मेटाबॉलिज्म में दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर का काम करते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो आप सोचो कि अगर कॉपर है और ईटीएस का फोर्थ कॉम्प्लेक्स काम, तो ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है और बनने वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड्स का सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है। पढ़ के देखो कॉपर को भी एनसीईआरटी से जल्दी से। चलें आगे, नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, बोरॉन। बोरॉन जो है बच्चे, इसे एब्जॉर्ब किया जाता है बोरेट आयन की फॉर्म में। बोलो BO3-3 या B4O7-2 की फॉर्म में। सही है बात या नहीं? बोरॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है मतलब बोरेट आयन की फॉर्म में। और बताओ रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। सही है बात या नहीं? तो कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए कौन जरूरी है? बोलो अगर बोरॉन है तो कैल्शियम का अपटेक होगा और कैल्शियम का यूटिलाइजेशन भी होगा। सही है बात या नहीं? कैल्शियम का अपटेक होगा और कैल्शियम का, लेकिन कब? जब बोरॉन प्रेजेंट होगा तब। सही है बात या नहीं? इसका मतलब जो बोरॉन है वो कैल्शियम वाले काम करता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि भाई सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के लिए भी, हाँ या ना, और साथ ही साथ बोलो सेल डिफरेंशिएशन एंड एलोंगेशन के लिए भी काम करेगा। किसके साथ? क्योंकि मैं पहले बात ये क्लियर कर चुका हूं कि ये वाले जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, ये अकेले कैल्शियम के है ही नहीं। कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स काम करता है इसके लिए। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि जब पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर गिरता है तो वहां से पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन। क्या कहते हैं भाई? जैसे ये स्टिग्मा है कार्पल के अंदर, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक जिसमें एग सेल प्रेजेंट होती है। तो इस पर आकर गिरता है कौन? पॉलन। और जब पॉलन ग्रेन गिरता है तो यहां से पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती हुई एग सेल तक पहुंचती है। तो बताइए पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में भी कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कैल्शियम में लिखा ही नहीं पॉलन जर्मिनेशन के बारे में। एनसीईआरटी ने पॉलन जर्मिनेशन कहां लिखा? कहां लिखा? कहां लिखा? हाँ, बोरॉन में। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए और चार ऑप्शन हो कि पॉलन जर्मिनेशन कौन करवाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बोरॉन आंसर होगा। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ बताइए कि ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाना होता है तो परमेबिलिटी के लिए काम करेगा कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ फूड के ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम से भी हेल्प करता है। ये बात केवल आपको याद करनी है, इसकी डिटेल नहीं करनी क्योंकि हमारे सिलेबस में ये। लेकिन फिर भी किसी को लगे कि मेरा सिलेक्शन बस इसी की वजह से रुका हुआ है, बाकी तो सब मैंने कर लिया था, तो वो पेन कॉपी लेके काउंटर पे मिले, मना किसी बात के लिए नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन जो सिलेबस में नहीं है उसको डिटेल भी हम नहीं करेंगे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन अगर पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करके आना है? अरे बोलो भाई, बोरॉन। सही है बात या नहीं? बिल्कुल। तो बोरॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? मैं तो पहले बोरॉन पढ़ो।
चलें आगे, समझ आई बात? चलो नेक्स्ट कौन है? मॉलिब्डेनम को प्लांट ऑब्टेन करते हैं मॉलिब्डेट आयन MO2O2 की फॉर्म में, सही है। आप बताइए, मॉलिब्डेनम कल भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है नाइट्रोजन और मिनिमम मॉलिब्डेनम, सही है बात या नहीं? अब इसमें इतनी सी बात याद करनी है, बोलो एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम किसका एक्टिवेटर है? अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ना, इसको आपको बहुत बढ़िया से याद करना है, क्योंकि ये एंजाइम बोलो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और कल वाले लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल ही पढ़ेंगे आगे। तो मॉलिब्डेनम इज एन एक्टिवेटर ऑफ द नाइट्रोजिनेज एंड द नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बस यही फंक्शन आपको याद करना है मॉलिब्डेनम का, और केवल यही लिखा है एनसीईआरटी ने भी, पढ़ के देखो आप, है ना। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करते हैं। जब हम क्लोरीन पढ़ेंगे तो Cl- की फॉर्म में याद करेंगे 13 नंबर पे, कि भाई Cl- की फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। एक तो याद करो, बोलो एनायन कटायन बैलेंस, ये मैंने गार्ड सेल में पढ़ाया था, याद है? एनायन कटायन बैलेंस पढ़ा था, अलॉन्ग विद पोटेशियम, H+ बाहर गए, पोटेशियम अंदर आए, पोटेशियम अंदर आए तो Cl- साथ में पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए अंदर आए थे। और अनायन कटायन बैलेंस के साथ साथ दूसरा याद करो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इससे बनती है ऑक्सीजन। ये अलॉन्ग विद आपको याद करना है कौन? Mn+2, सही है बात या नहीं? तो अनायन कटायन बैलेंस तो याद करना है पोटेशियम के साथ, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर याद करना है किसके साथ? ये आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई यहां तक, हाँ या ना? और एनसीईआरटी ने फंक्शन क्लोरीन तक ही पढ़ाए हैं। तो एलिमेंट हुए बोलो 13, तो 14 नंबर पे किसको याद करें? हाँ, Ni+2 को, सही है बात या नहीं? यस और नो? और आप बताइए कि ये काम करता है यूरिएज एंजाइम के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन निकल का नाम एनसीईआरटी में है। मेटाबॉलिक फंक्शन एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन निकल का नाम तो है। तो ये काम किसके लिए करता है? यूरिएज एंजाइम के लिए। आप याद करो, कल हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट को मैक्सिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को मैक्सिमम, प्लांट को ज्यादा चाहिए तो सॉइल में, तो बाहर से प्रोवाइड करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा यूरिया को, तोड़ेगा यूरिएज से, और फिर नाइट्रोजन को यूज करेगा। इसका मतलब प्लांट यूरिया ऑब्टेन करके उससे नाइट्रोजन यूज कर पाएगा, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? तो आप बताइए, अगर नाइट्रोजन के लिए हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन अगर प्लांट के लिए एसेंशियल है, तो यूरिया से नाइट्रोजन को निकाल कर काम में लेने के लिए यूरिएज भी तो एसेंशियल हो गया, हाँ या ना? समझ आई बात या नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम, या पता ही नहीं चला है? पक्का? बढ़िया से। चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, एक ही बात है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का। जाके जुड़ते हैं पहले वो एंजाइम पर, वरना वो एक्टिवेट कैसे करेंगे? दूर दूर बैठे थोड़ी जादू से छड़ी घुमा देते, हैरी पॉटर थोड़ी है वो। भी हमेशा याद रख, जब भी कोई किसी का एक्टिवेटर होगा ना मिनरल, तो एंजाइम पर जुड़कर एक्टिवेट करवाएगा। पूछ कैसे? नहीं नहीं, एंजाइम में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री वाले एंजाइम थोड़ी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले तो केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं। एंजाइम लिविंग में काम करते हैं, और लिविंग को पढ़ाना मेरा काम है, मतलब बायोलॉजी वालों का। शुरू करें? एनसीईआरटी बंद कर दो सभी। पढ़ लिया ना तुमने एनसीईआरटी साथ साथ? हाँ, तो बंद करके रख दो अभी के लिए। कॉपर में आयरन वाला नहीं था। हाँ, लाइक आयरन ना, Fe+2 और Fe+3। ऐसे कॉपर बोल Cu+ और Cu+2। अरे फिर वही तो बात है, अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों रखोगे तो इलेक्ट्रॉन कैरी करोगे आप। तो जैसे आयरन इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, वैसे कॉपर भी इलेक्ट्रॉन कैरी करता है।
चलें आगे। चलो फिर बताओ क्लोरोफिल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन है, और नाइट्रोजन कौन बोलेगा? N4Mg बोलते हैं ना। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन है? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और ऑयल सिंथेसिस कौन करवाता है? कौन? मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, हाँ, क्योंकि फास्फोरस से फास्फोलिपिड से मेम्ब्रेन बनती है। और मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग? कैल्शियम। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग? मेम्ब्रेन बनवाई किसने? मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग? मेम्ब्रेन बनवाई किसने? फास्फोरस। सही है बात। अच्छा, एनायन कटायन बैलेंस कौन करता है? पोटेशियम और पोटेशियम और सही है। एनायन कटायन बैलेंस कौन करता है? दीपांशु कह रहा है कि वाटर स्प्लिटिंग में Mn आएगा या Cl? एनसीईआरटी में दोनों है, मैं कह रहा हूं दोनों ही आएंगे। यही तो पढ़ाया मैंने, अलोंग विद क्लोरीन मैग्नीज फोटोलाइसिस करवाता है। सही है बात या नहीं? चलो दोबारा शुरू करते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन? एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है लेकिन जरूरी है उसका। कौन? कौन? हाँ। मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, ऑयल सिंथेसिस, एनायन कटायन बैलेंस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाँ, इन्वॉल्व इन ईटीएस, आयरन सल्फर कॉपर, एफईएस में सल्फर भी तो है। आयरन सल्फर कॉपर, हाँ या ना? ईटीएस में इन्वॉल्व कौन? पॉलन जर्मिनेशन, नाइट्रो, कैल्शियम तो एनसीईआरटी में है ही नहीं ना, कैल्शियम में नहीं है, बोरॉन में लिखा है एनसीईआरटी ने, है दोनों ही, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर कहां जाएगा? हाँ सही है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एक ऐसा एलिमेंट जो सर्टेन प्रोटीन्स में पाया जाता है, सर्टेन प्रोटीन्स में फास्फोरस, और सर्टेन अमाइनो एसिड्स में, और उन अमाइनो एसिड के नाम बताओ। सिस्टीन और सर्टेन विटामिन में थायमीन, बायोटीन और को एंजाइम ए। सही है। बोलना सबको कंपलसरी है, इधर उधर शक्लें नहीं देखनी एक दूसरे की, है ना? ये काम तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं वीडियो कॉल से। सही है। क्लास में आए हैं तो फायदा लेके जाएंगे। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन? नाइट्रोजन और ऐसा कंपोनेंट जो क्लोरोफिल का पार्ट नहीं लेकिन चाहिए, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, एनायन कटायन बैलेंस, हाँ, पोटेशियम भी, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ईटीएस में कौन कौन इन्वॉल्व है? आयरन कॉपर सल्फर। सही है। पॉलन जर्मिनेशन कौन? स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑयल सिंथेसिस, नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर कौन? कौन? किसका एक्टिवेटर? और कैटालेज का पार्ट, कैटालेज का पार्ट आयरन, है ना? तो कैटालेज का पार्ट क्रोमोसोम की शेप के लिए कैल्शियम, राइबोसोम की स्ट्रक्चर के लिए, क्रोमोसोम की शेप के लिए, राइबोसोम की स्ट्रक्चर के लिए, हाँ या ना? ऑयल सिंथेसिस, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, राइबोसोम का फॉर्मेशन, क्रोमोसोम की शेप, हाँ पक्का, ऑक्सीजन का सिंथेसिस, हाँ, पॉलन जर्मिनेशन कौन? पक्का,
ईटीएस में कौन कौन काम करता है? आयरन, सल्फर, कॉपर। एनायन कैटायन बैलेंस कौन? पोटेशियम और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैग्नीज और राइबोसोम की स्ट्रक्चर। ऐसा पार्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फॉर द नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरस फॉर द फॉस्फेट ग्रुप। हाँ या ना? अच्छा, डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, और डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कैसे चाहिए? बेस की फॉर्म में। और फास्फोरस, और डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बनाने वाला। तो बताओ डीएनए से डीएनए बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए? और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नाइट्रोजन। और सही है, एक ऐसा कंपोनेंट जो क्लोरोफिल में नहीं होता लेकिन फिर भी चाहिए, कौन? ईटीएस में कौन कौन काम आता है? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कौन? स्पिंडल फॉर्मेशन कौन? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन पक्का। एनायन कैटायन बैलेंस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑयल सिंथेसिस, हाँ पक्का। पॉलन जर्मिनेशन, राइबोसोम की स्ट्रक्चर, सर्टेन प्रोटीन्स में, सर्टेन अमाइनो एसिड में, है ना, और सर्टेन विटामिन में। कौन? नाम बताओ विटामिन का। कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, फेराडॉक्सिन एफईएस हो गया ना, एक ही बात है। अब जाके क्या करोगे आज? एनसीईआरटी पढ़ेंगे 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट्स टारगेट है, नाइट्रोजन से क्लोरीन तक। उसके बाद एनसीईआरटी करोगे बंद, है बेटा? कौन बोला इधर से? कोई क्या कह रहा है बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले सुन लीजिए बढ़िया से, फिर उसके बाद अपना ज्ञान बांटिए। मेरे को पता है आपके पास ज्ञान मुझसे ज्यादा है, लेकिन तरीका मेरे से अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? समझ रहे हैं बात या नहीं? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तुम अपनी बेवकूफियों से। ठीक है, तो अब सीखो मेरी बात। आपको क्या करना है, 10 मिनट में जाके सारे मिनरल पढ़ देने हैं, ओनली 10 मिनट्स। उसके बाद एनसीईआरटी बंद करनी है, 1 मिनट का ब्रेक लेना है। व्हाइट पेज लो एक, उस पर सारे मिनरल सीक्वेंस से लिखो, 13 के 13। लेकिन वो सीक्वेंस एनसीईआरटी की हो, ये जरूरी? ऊपर नीचे भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के बाद आपको फॉस्फोरस याद ना आए, या पोटेशियम लिख दो, फॉस्फोरस को सबसे लास्ट में लिख लो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिखने पूरे 13 है। ये नहीं कि उसमें अब 13 पूरे नहीं हो, सोडियम, सिलिकॉन और सिलेनियम और उसमें से कोई ऐड कर दो। लिखने यही 13 है। लिख लिए? 1 मिनट में ये काम कर दोगे आप। हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एन पी ऐसे लिखना है बस। एन लिख दिया, पी लिख दिया, के लिख दिया, ये 1 मिनट में कर दिया आपने। फिर अगले 3 मिनट लो इसके एब्जॉर्प्शन फॉर्म को लिखने में। नाइट्रोजन के सामने लिखो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। फॉस्फोरस के सामने लिखो H2PO4- और HPO4-2। पोटेशियम के सामने K+, मैग्नीशियम के सामने Mg+2, कैल्शियम के सामने Ca+2, सल्फर के सामने सल्फेट। इनमें एब्जॉर्प्शन फॉर्म आपको मुश्किल करेंगी केवल 3, फॉस्फोरस, बोरॉन और मोलिब्डेनम। बाकी सारे तो आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, याद भी हो जाएंगे आपको। अब कैल्शियम तो Ca+2 होता है, आयरन Fe+3 होता है, कॉपर Cu+2 है। सही है बात या नहीं? तो दुखी करेंगे ये तीन, इन तीनों को थोड़ा अच्छे से पहले पढ़ लेना पढ़ते टाइम, तो लिखते टाइम अगले 3 मिनट में हो गया। तो 4 से 5 मिनट में सारा काम कर दिया आपने। कर दिया? हाँ या ना? अगले 10 मिनट में आपको इनके फंक्शंस लिखने हैं, आप उनके सामने स्पेस दे के लिखोगे आप। फंक्शंस लिखने हैं, एनसीईआरटी बंद है, जो आपको याद है केवल वही आप लिख रहे हैं। क्या सारे लिख दोगे? 70% तो लिख दोगे? हाँ या ना?
और पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे है कि नाइट्रोजन को लिखना चाह रहे हो कि क्लोरोफिल में होता है, तो फॉर्मूला लिख लो कि भाई देखो ये नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल दिखाना चाह रहे हो तो लिख लो। सर्टेन अमाइनो एसिड लिख के उसके सामने नाम लिख लो शॉर्ट में, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है ऐसे ही लिखना है एज इट इज आपको। कितना लिख दोगे? 70%। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, आपने उनको पढ़ भी लिया, लिख भी लिया। लास्ट के 5 मिनट में क्या करना है, आप इन जब सभी फंक्शंस को जो आपने लिखे हैं इनको एनसीईआरटी से मैच करिए। जिससे आपने व्हाइट पेज पे मान लो नीले पेन से लिखा था, सही है, तो जितना आपको याद था वो तो आपने लिख लिया। जो आपको याद नहीं रहा, मतलब जो आप उसमें नहीं लिख पाए, उसको लाल पेन से लिखो आप वहां पर, खुद एनसीईआरटी से देख के। पेज आपका तैयार हो गया। उसमें पहले आपने सीक्वेंस लिखी, एब्जॉर्प्शन फॉर्म लिखी, जो आपको याद था वो आपने नीले पेन से लिख लिया, और जो आपको याद नहीं था वो, ये आपकी मेमोरी में चली गई चीज। अब इस पेन पन्ने को फोल्ड करके वहीं एनसीईआरटी में मिनरल्स वाले चैप्टर में फंसा लो। एग्जाम के लिए जिस दिन जाओगे तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, उस पेज को पढ़ोगे। अगली बार फिर जाओगे तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, बस 3 बार इस टेस्ट में इसको रिपीट कर देना, बाद में पेज फाड़ के फेंक देना। आपको याद है सारी चीजें, आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाएंगी वो, इवन कलर के साथ भी। आपको ये भी याद रहेगा कि नीले रंग में जो लिखा था वो मेरे को याद था, और लाल वाला मैं भूल गया था। तो लाल वाला जो है रेड मार्क रहेगा हमेशा माइंड में। तो कभी फंक्शन लिखा आ गया ना, आप मान लो जैसे पॉलन जर्मिनेशन भूल गए कि किसका फंक्शन था, तो फ्यूचर में नहीं भूलोगे क्योंकि वो आपने लाल पेन से लिख रखा है। तो आप माइंड आपका स्ट्राइक करेगा कि नहीं नहीं, ये पिछली बार मैं भूल गया था, इस बार मुझे भूलना। क्योंकि हमारा माइंड डर से ज्यादा सीखता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? और ऐसा आपके साथ कई बार हुआ भी होगा। स्कूल के टाइम पे जब 2-3 दिन की छुट्टी होती थी ना, तो हमें 3-4 दिन का काम मिलता था लिखने के लिए नोट्स। और हम लास्ट दिन क्या था करते थे, तो हम सोचते थे यार ज्यादा है काम, ज्यादा है काम। और लास्ट दिन जब टाइम बचता नहीं था ना, तो बहुत जल्दी जल्दी में सब लिखते थे, तो काम एक ही दिन में हो जाता था। फिर हम सोचते थे यार ठीक ही था, ज्यादा तो नहीं था। तो डर से सीखता है हमारा माइंड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप उसको उसी तरीके से अपने आप को ट्रेन करिए। और अगर कोई चीज बार बार दिखती है, जैसे मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अगर एक चीज आपने देखी है और उसको आपने 24 घंटे में फिर रिपीट कर लिया, फिर अगले 3 दिन में फिर अगले 7 दिन में और फिर अगले 15 दिन में तो वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। हाँ, फिर वो किस में चली जाती है? परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। और फिर चीज भूलता नहीं है आदमी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको करना जरूरी है आपके लिए। करेंगे ऐसा काम आप? चलिए फिर कल अपने यहीं से शुरू करेंगे आगे एब्जॉर्प्शंस के लिए, ठीक है, यहाँ से टॉपिक को। ओके जी।